नमस्कार बच्चों, नमस्कार टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सब बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड थर्मल रेडिएशन, यानी कि इनके जो बेसिक टर्म हैं। अगर ये बेसिक टर्म अगर हम अच्छी तरह से नहीं समझ सकते तो आगे जो कुछ हमारा ये चैप्टर का पार्ट है, ये पार्ट हम अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। इसलिए आपको ये जो यूनिट है ये आपको अच्छी तरह से करना होगा, अच्छी तरह से इसे रेडी करना होगा। इसलिए मैं आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं ये ले रहा हूँ। और ये वीडियो 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, 11th, 12th, नीट, जी और एमपीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाले सब स्टूडेंट लोगों को और टीचर लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप ये वीडियो एंड तक देखिए। अगर आप इसे बीच में ही अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका ये बीट कंप्लीटली और अच्छी तरह से कवर नहीं हो सकता। ओके, तो दोस्तों चलो, मैं हूं संजू सिरसाट और आप देख रहे हैं जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। और मैं जैसा आपके लिए टाइम निकाल रहा हूं, वैसे ही आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने दोस्तों के लिए ये वीडियो की लिंक उन्हें शेयर करिए। और वीडियो के भावना में खोने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि चलो अभी के अभी इसे लाइक करो, अभी के अभी जल्दी इसे लाइक करो। क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो आपके सिवा दूसरा कौन लाइक करेगा ये वीडियो? आपके सिवा दूसरा कौन कर सकता है? तो मैं इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से जल्दी लाइक करिए। तो चलो देखते हैं कंडक्शन। फर्स्ट टर्म देखते हैं हम, कंडक्शन क्या है, किसे हम कंडक्शन कहते हैं। ओके, तो देखो कंडक्शन टर्म मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं। क्या हुआ? और ओके, कंडक्शन तो डेफिनेशन आप यहां एक छोटी सी फिगर देख रहे हैं, आप एक छोटा सा इमेज देख रहे हैं। यहां क्या है? तो इसमें आपने एक कंडक्शन भी दिखाया मैंने यहां, उसके बाद ये कन्वेक्शन भी है और इसके बाद रेडिएशन भी है, और इधर भी रेडिएशन में आपको दिखा रहा हूं। यानी कि यहां कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ऑल टर्म्स के लिए मैं एक स्पेशली ये फिगर मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपके लिए मैं दिखा रहा हूं। इसके जरिए हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से सीख लेंगे कि कंडक्शन किसे कहते हैं, कन्वेक्शन किसे कहते हैं और रेडिएशन किसे कहते हैं। ओके, तो चलो एक एक करके हम देखते हैं। अब आप यहां देख रहे होंगे कि एक इस तरह से एक स्टोव है। देखो ये इलेक्ट्रिक ओवन है, इसके ऊपर एक छोटा सा पॉट लिया है, छोटा सा बर्तन लिया है। उसी बर्तन में एक पानी लिया है हमने, और इसी पानी को हम थोड़ा सा हीटिंग कर रहे हैं। ओके, तो हीटिंग करने के बाद ये जो बर्तन आहे, ही जी प्लेट आहे, मग याला काय केलं आपण, हीटिंग दिल्याच्या नंतर या पाण्याला उष्णता मिळते आणि पाण्याला उष्णता मिळाल्याच्या नंतर पाणी वरच्या दिशेनं जात राहतं, वरच्या दिशेने। म्हणजे हीट एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कंडक्ट करण्यासाठी, पाठवून देण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाचा इथं अवलंब केला जातो। मग आता इथं काय पाहूया आपण, तर इथं काय दिलंय पहा, इथं हा जो पॉट आहे इकडच्या पद्धतीने अशा हाताकडे हीट जात आहे। म्हणजे जो हँडल असतो हातामध्ये धरण्यासाठी, जो हातामध्ये पकडण्यासाठी असतो, त्या हँडल आपणास गरम लागतो। मग हँडल गरम लागतो म्हणजे हँडलकडे हीट पास होत असते। दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं कन्वेक्शन, यानी कि अगर हम बर्तन को हीटिंग करते हैं, उसमें अगर पानी है तो गर्म होके पानी ऊपर जाता है, ऊपर जाता है और बाद में नीचे आता है। यानी कि यहाँ इस तरह से इसका सर्कुलेशन होता है, इस तरह से सर्कुलेशन होता है। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ, यानी कि इस तरह से गर्म पानी ऊपर जाता है और रिवॉल्व होके नीचे आता है, इस तरह से इधर से आता है हर जगह। यानी कि सेंटर में अगर हम गर्म करते हैं तो इसी तरह से ऑल डायरेक्शन में गर्म पानी अंदर से ऊपर आता है, बाहरी बाजू से वो नीचे जाता है। मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पूछने वाला हूँ, आपके डेली लाइफ का क्वेश्चन है।
डेली लाइफ का क्वेश्चन है। अगर इस तरह से आप पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, देखो एक क्या किया आपने, एक बड़ा सा ऐसा एक पातेला ले लिया, बड़ा सा टोकरा ले लिया और उसमें पानी लेकर आपने उसे गर्म करना शुरू किया। जस्ट शुरू किया आपने, 1-2 मिनट हो गए, समझो 1 मिनट हो गया, बहुत थोड़ा सा बड़ा टोकरा है, कटोरा है। अगर पानी उसे हीट देना आपने शुरू कर दिया है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बर्तन में हाथ डाल के देखो, हाथ, तो पानी बॉटम का पानी जल्दी गर्म होगा या उसके सरफेस का पानी गर्म होगा, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। आप में समझ में आ रहा है? मैं मराठी में बताता हूं। चलो समजा एका पातेल्यामध्ये पाणी घ्या, पातेल्यामध्ये थोडंसं आंघोळीचं पातेलं असतं, पाणी गरम करण्यासाठी आपण घेतो, थोडंसं मोठ्या स्वरूपामध्ये भरा त्याला थोडंसं आणि त्याला उष्णता द्यायला सुरुवात करा। चुलीवर ठेवा, गॅसवर ठेवा, कुठं ठेवायचं ठेवा आणि थोडीशी उष्णता द्या आणि उष्णता दिल्यानंतर काही वेळानंतर म्हणजे 1-2 दिवसानंतर नाही, एक जस्ट एक 1-2 मिनिटाच्या नंतर त्याला उष्णता दिल्यानंतर उकळी आल्यावर हात घालू नका मध्ये, जस्ट थोडंसं कोमट झाल्याबरोबर तुम्ही त्या पातेल्यात हात घाला आणि हात घालून थोडंसं खात घाला, तर तुम्हाला ते पाणी वरच्या पृष्ठभागावरचं पाणी गरम लागतं की बुडातलं पाणी गरम लागतं, हे मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून तुम्ही सांगायचे, त्यानंतर मी तिथं पाहणार आहे। ओके, तर अशा स्वरूपामध्ये हे थंड पाणी जे आहे, गरम पाणी असं वर येतं आणि वरचं थंड पाणी खाली जात असतं, अशा पद्धतीने ते चक्कर चालू असते। आपल्या वावटळीच्या बाबतीत सुद्धा मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की वावटळ सुद्धा जे घडते, आपल्या आजूबाजूला जे वावटळ घडते, त्या वावटळीमध्ये सुद्धा काय होतं, टेम्परेचरमुळे गरम हवा होते आणि गरम झालेली हवा वर जाते आणि बाजूची थंड हवा तिथे येत असते। ओके, दुसरे एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला दैनंदिन जीवनातले उदाहरण आहेत, हे दैनंदिन जीवनावरूनच आपणाशी अभ्यासायचे। ज्यावेळेस तुम्ही रूममध्ये असता, रूममध्ये, तर रूमचा फरशीचा भागाजवळची म्हणजे फरशीच्या सरफेस जवळची हवा गरम असते का छताच्या जवळची हवा गरम असते, हे सुद्धा कमेंट करून सांगा मला। म्हणजे एअर फरशी म्हणजे बॉटमला फरशी गरम म्हणजे हवा गरम असते रूम मधली की वरच्या साईडची हवा गरम असते, अप्पर और लोअर। ज्यांना वाटतं की अप्पर हा एअर हॉट असतो त्यांनी अप्पर म्हणून तिथे कमेंट बॉक्समध्ये टाका आणि ज्यांना डाऊन लेवलची म्हणजे खालच्या बाजूची हवा गरम असते वाटतं त्यांनी लोअर लेवल असं म्हणा। ओके, आणि पातेल्याच्या बाबतीत जे तुम्हाला मी जे प्रश्न सांगितले त्यामध्ये अप्पर आणि लोअर, क्वेश्चन नंबर 1 पातेल्याच्या बाबतीत आणि क्वेश्चन नंबर 2 रूमच्या बाबतीत आहे। हे तुमच्या दैनंदिन जीवनातले उदाहरण आहेत। ओके, तर कंडक्शन, कन्व्हेक्शन हे सांगितलं आणि आता दुसरं पाहतोय आपण रेडिएशन। आता रेडिएशन मध्ये तिथल्या तिथे मी उदाहरण देणार आहे तुम्हाला। यामध्ये एक अकबर आणि बिरबलाची गोष्ट आहे। अकबर बिरबल माहिती आहे तुम्हाला, बिरबल हजार जवाबी बिरबल, त्याची गोष्ट मी तिथं रेडिएशन मध्ये सांगणार आहे, खूप मजेशीर गोष्ट आहे ती। ओके, तर चला आता इथं पाहूया आपण कंडक्शन। आता इथं तुम्ही जर ही वस्तू पाहत असाल तर तुमच्या लक्षात येत असेल एक थर्मामीटर आहे, इथं पद्धतीने त्याला अरेंज केलेला आहे आणि या थर्मामीटर मध्ये काय केलं आहे आपण की इथं एका बर्नरच्या आधारे एक जो रॉड आहे, मेटल रॉड है, इथं स्टैंडला तो बसवलेला आहे मेटल रॉड, आणि मेटल रॉडला आपण इथं हीटिंग करतोय। लेकिन हम यानी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक मेटल का रॉड लिया है और मेटल के रॉड को हम इसी बर्नर के मदद से हम इसे हीट दे रहे हैं। तो हीट देने के बाद ये क्या होता है, देखो यहाँ जो डार्कन एरिया दिखाया है आपको, यहाँ टेम्परेचर यानी कि जल्दी गर्म होता है और धीरे 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 जो हीट है इस तरह से इधर आती है, यानी कि यहाँ का जो सरफेस है वो जल्दी गर्म होता है, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, या थर्मामीटर में ये दिखाई दे रहा है। ओके, इसके बाद जब आगे जाएंगे तो यहाँ का थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहेगा और यहाँ का इससे भी कम रहेगा। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा, वैक्स वगैरह, वैक्स का एक्सपेरिमेंट आपको दिया है 9th क्लास में, शायद 9th क्लास में। एक इस तरह से एक बर्तन रहता है, ओके, और इसी बर्तन में एक वैक्स बोले तो मेन रहता है और मेन के ऊपर 3 टाइप के बॉल्स रखे जाते हैं, एक शीशे का रहता है, एक कांच की रहती है और एक आयरन का रहता है। इस तरह से बॉल रखे और तीनों भी एक ही टाइम पे गर्म करके एक ही टाइम पे उसी वैक्स में रख देते हैं, यानी कि डाल देते हैं। तो उसमें से कौन सा जल्दी मेल्ट यानी कि वैक्स को मेल्ट करके नीचे जाता है, इसके बारे में वहाँ पूछा गया है।
उसी तरह से एक एग्जाम्पल है, क्या है, तो देखो इस तरह से ये थर्मामीटर, ये टेम्परेचर धीरे 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 ये रॉड से यानी कि ए एंड से ये बी एंड तक जाता है। ओके, तो आगे का पॉइंट हम देखते हैं, देखो क्या है, कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ मटेरियल मीडियम। कंडक्शन ही एक प्रोसेस है और ये क्या करती है, कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ मटेरियल, एक मटेरियल से हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यानी कि ये जो रॉड है, ये रॉड के जो पार्टिकल रहते हैं अपने जगह पे कांस्टेंट रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, वो जगह नहीं बदलते पार्टिकल्स, लेकिन वो क्या करते हैं कि खाली हीट एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह खाली एनर्जी वो ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। माइग्रेशन का अर्थ क्या होता है, एक जगह छोड़ के हम दूसरे जगह अगर जा रहे हैं तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। अगर मुंबई का पर्सन नागपुर में गया तो मुंबई के बारे में उसका हुआ माइग्रेशन और नागपुर के बारे में हुआ उसका इमिग्रेशन। देखो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, माइग्रेशन बोले तो एक जगह से दूसरी जगह जाना और इमिग्रेशन बोले तो दूसरे जगह से एक जगह आना बोले तो इमिग्रेशन और माइग्रेशन बोले तो जाना। तो यहां क्या है, देखो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। और एक बार डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ मटेरियल मीडियम विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह ये हीट जा रही है बट देयर इज नो एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। यानी कि ये जो सॉलिड यानी कि ये जो मेटल है, मेटल के पार्टिकल जगह के जगह कांस्टेंट रहेंगे। ओके, आगे का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इट इज अ स्लो प्रोसेस। बहुत बार ऐसा ही होगा कि जो बच्चे अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इन बच्चों ने ये 9th क्लास में 10th क्लास में ये पढ़ा होगा, उनको याद भी होगा, फिर भी मैं ये ले रहा हूं कि मैं समझ रहा हूं कि मेरे पास जो बच्चे बैठे हैं, मुझे जो देख रहे हैं, मुझे जो सुन रहे हैं, उनको ये पता नहीं है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। और ऐसा समझ के मैं आपको बॉटम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ऐसा गलत मत समझना कि हमें ये आता नहीं क्या, हमें ऐसा हम इतने बुद्धू है क्या, हमने इतना भी पढ़ा नहीं है क्या, ऐसा मत समझो। किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। जिसको आता है उनकी बात अलग है और जिनको याद नहीं है उनके बारे में ये मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज स्लो प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रांसफर। यानी कि हीट ट्रांसफर करने की ये सबसे स्लो प्रोसेस है। बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही धीमी गति से ये प्रोसेस होती है, बहुत ही धीमी गति से। यानी कि फास्ट प्रोसेस बोले तो बहुत सारे दूसरे फास्ट प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ही धीमी गति से होने वाली ये प्रोसेस है। ओके, चलो आगे का पॉइंट क्या है, इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। यानी कि इसे मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, यानी कि कंडक्शन के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर मटेरियल मीडियम नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होता। आपकी समझ में आया ना मैं क्या बता रहा हूं आपको? अगर मटेरियल मीडियम है तो कंडक्शन होता है। अगर विदाउट मटेरियल मीडियम कहां एक जगह से दूसरी जगह हीट जाती है, उसका भी एग्जांपल मैं आगे देने वाला हूं। ओके, देखो आगे का पॉइंट क्या है। ओके, देन इट ऑकर्स मोस्टली इन सॉलिड्स and to some extent it can takes place through the liquids and gases। ये देखो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं क्या है, it occurs mostly in solids। ये ज्यादा से ज्यादा सॉलिड में आपको देखने को मिलती है। अगर कोई पत्थर है, अगर एक एंड को पत्थर को आप अगर गर्म करते हो तो दूसरे एंड तक इसकी हीट जाती है। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि घर में, किचन में अगर चपाती पूड़ी करने के लिए हमारे पास जो मेटल का साहित्य रहता है उसे हम उलतन कहते हैं मराठी में मध्ये त्याला उलतन म्हणतो आपण। तो तव्याच्या सातत्याने संपर्कामध्ये येत असतो आणि म्हणून भाकरी करत असताना त्या तव्याच्या संपर्कामध्ये येतो, पण त्या उलतण्याचा जो दांडा असतो तो दांडा जास्त गरम होत नाही, पण उलतण्याचा जो पुढचा जो पृष्ठभाग असतो, यानी कि जो कुछ भी चपाती वगैरह उल्टा पलट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो जब वो तवे के आसपास यानी कि तवे के नजीक जो कुछ भी पार्ट रहता है वो जल्दी गर्म होता है।
और धीरे 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 अगर ज़्यादा देर हम उस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो उसका हैंडल भी बाद में गर्म होता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको उसका एग्जाम्पल दिखाया था। ओके, तो देखो, इट ऑकर्स मोस्टली इन सॉलिड एंड टू सम एक्सटेंट इट कैन टेक्स प्लेस थ्रू द लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो। ये लिक्विड और गैसेस में भी सम एक्सटेंट में ये प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। तो इसी तरह से हमने कंडक्शन प्रोसेस किस तरह से रहते हैं ये हमने देखने की कोशिश की है, पढ़ने की कोशिश की है। कंडक्शन, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल हीट ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Heat transfer from one place to another place without actual migration of particles of the medium. That method is called as conduction. Okay, चलो आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे क्या है, देखो, ये है कन्वेक्शन। मैं आपको अभी कन्वेक्शन बता रहा हूं। तो कन्वेक्शन में क्या है, तो देखो, ये है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या है, मटेरियल मीडियम का एक्चुअल माइग्रेशन होता है। यानी ये जो बर्तन है, ये बर्तन के बॉटम को जो कुछ भी पानी रहता है वो पानी गर्म होता है और गर्म होके वो सरफेस पे आता है, गर्म होके वो सरफेस पे आता है। ओके, सरफेस पे आता है, टॉप पे। कौन सा पहिला क्वेश्चन काय होता, पाण्याचा, राइट, पानी का क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। टॉप पे यानी कि अपर लेवल पे उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, बराबर है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। नाम लेना बोले तो टाइम जाता है, टाइम जाता है। बहुत सारे बच्चों ने दिया है, बहुत सारे बच्चों ने। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक मेरे साथ बने रहिए, एंड तक बने रहिए। लास्ट में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में। ओके, उसे मैं ट्रिम कर सकता हूँ लास्ट में। ओके, तो चलो, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर थ्रू अ मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम में हीट ट्रांसफर की जाती है, ओके, ड्यू टू एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। एक्चुअल माइग्रेशन वहां होता है, यानी कि ये जो पार्टिकल रहते हैं ना, ये बर्तन के, ये गर्म होके सरफेस पे आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, और यहां के जो ठंडा पानी रहता है वो नीचे आता है। यानी कि इस तरह से इसका सर्कुलेशन होता है। और इधर भी आप देखते हैं तो इस तरह से इसका सर्कुलेशन होता है, यानी कि इसी तरह से उसका सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं, देखो, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस इन विच द हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ मटेरियल मीडियम ड्यू टू एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह ये हीट लेके जाता है। ओके, इसका एग्जाम्पल वगैरह हम आगे देखने वाले। लेकिन यहां जो मैं आपको बर्तन में पानी दिखा रहा हूं, जो हैंडल को हीट जा रही है, हैंडल की तरफ जो हीट जा रही है, ये है कंडक्शन। यानी कि विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का किसी तरह का माइग्रेशन नहीं है। यानी कि ये जो बर्तन है, बर्तन के पार्टिकल नहीं जा रहे हैं, ये जो पानी है, पानी के पार्टिकल ऊपर जा रही है। फिर भी बर्तन के पार्टिकल नहीं जाते हैं, फिर भी ये हैंडल तक हीट जा रही है, हैंडल तक हीट जा रही है, तो इसे हम कंडक्शन कहते हैं। और कन्वेक्शन क्या है, देखो, कन्वेक्शन के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत सविस्तर से मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू लिक्विड गैसेस टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन इज अ फास्टर मोड। दिस इज अ फास्टर मोड है, ये फास्टर मोड है, और बहुत जल्दी हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड में भी ये आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन लिक्विड के जाते हैं। जो पानी है, पानी हम गर्म कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, तो पानी का बॉटम जो है वो हीट लेता है और ऊपर के सरफेस पे चला जाता है। यानी कि अगर हम बर्तन में हाथ डाल के देखते हैं, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, तो हाथ डाल के अगर आप देखते हैं तो बॉटम का पानी ठंडा रहता है और सरफेस का पानी गर्म रहता है। लेकिन धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाता है, और जब पानी बॉईल होने लगता है तो पूरे पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और वो भी रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी रहता है। पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर हम बढ़ा नहीं सकते। ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं, पानी का टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं बढ़ा सकते। अगर बढ़ा सकते हैं तो आप उसकी जो कुछ भी सिस्टम है, वो सिस्टम आप यहां कमेंट करके मुझे आप
बता सकते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। थ्रू द लिक्विड, गैसेस में क्या है, गैसेस में आप देखते हैं ना, गैसेस में हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है। अब अभी समर सीजन है, समर सीजन में आप देखते होंगे अगर विंडो के पास आप खड़े हैं तो बाहरी गर्म हवा आप हमारी रूम में आती है, यानी कि हवा, दैट इज द गैसेस कैन कंडक्ट द हीट फ्रॉम आउटर रीजन टू द इनर रीजन, यानी कि रूम में गर्म हवा आ जाती है, यानी की दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन मेथड. कन्वेक्शन जी वावटळ वगैरे तुम्हाला मी सांगितली, वावटळ वगैरे आहे ती वावटळ सुद्धा कशामुळे होते, कन्वेक्शनमुळे होते. दुसरे एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, खारे वारे आणि मतलई वारे म्हणतो आपण त्याला, खारे वारे आणि मतलई वारे. किंवा थोडंसं एक तुम्हाला उदाहरण देतो मी, ते उदाहरणाचं तुम्ही उत्तर इथं कमेंट बॉक्समध्ये मला द्यायचे. दिवसा हवा समुद्राकडून जमिनीकडे येते का जमिनीकडून समुद्राकडे जाते. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट डे टाइम, डे टाइम हवा का आना जाना जमीन से समंदर या समंदर से जमीन, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए. ओके, और इसका आंसर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जल्दी गर्म होता है वो हवा में चला जाता है, हवा में चला जाती है, और जमीन जल्दी गर्म होती है, और जमीन जल्दी गर्म होने की वजह से वो हवा आकाश में चली जाती है, और वहां की जगह फुलफिल करने के लिए समंदर के ऊपर जो कुछ भी ठंडी हवा रहती है वो वहां आती है. यानी कि डे टाइम में हवा समंदर से जमीन पर आती है, लेकिन नाइट टाइम में वो जमीन से समंदर पे जाती है, महासागर में वो जाती है. वो क्यों जाती है कि पानी वहां का रात के टाइम में, नाइट टाइम में वहां समंदर का पानी गर्म होता है. क्यों गर्म होता है, क्योंकि पानी को गर्म होने के लिए टाइम लगता है और ठंड होने के लिए भी टाइम लगता है. यानी कि इट कैन टेक्स टाइम टू बिकम हॉट एंड ऑल्सो इट कैन टेक टाइम टू बिकम कोल्ड. यानी कि ठंडा होने के लिए भी टाइम ज़्यादा लगता है और गर्म होने के लिए भी टाइम ज़्यादा लगता है. जैसे कि हम कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मुझे गुस्सा नहीं आता, जो कि ठंडे दिमाग के आदमी होते हैं उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता. लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब गुस्सा आता है तो वो गुस्सा जल्दी ठंड भी नहीं होता. उसी तरह से यह मेथड है. ओके, कंडक्शन, कन्वेक्शन. कन्वेक्शन मैंने आपको बता दिया है. ओके, एग्जांपल. ओके, सी टू लैंड, वेरी गुड, बहुत सारे आंसर दे रहे हैं बच्चे. सी टू लैंड, समंदर से जमीन पे हवा आती है. ओके, कंपेयर्ड टू कंडक्शन, कन्वेक्शन इज अ फास्टर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. क्या है, अगर अब कंडक्शन की कंपैरिजन करते हैं तो कन्वेक्शन में बहुत जल्दी हवा एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करती है, यानी कि बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फिनोमेनन ऑफ कन्वेक्शन इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग सर्कुलेशन ऑफ एयर इन सिनेमा हॉल्स. सिनेमा हॉल में ये हवा सर्कुलेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. आप देखते होंगे बहुत सारे जो बड़े बड़े जो गोडाउन वगैरह रहते हैं, गोडाउन के ऊपर एक अभी एक यानी कि एक डक्ट बिठाई जाती है, और डक्ट के ऊपर कोई पंछी वगैरह अंदर न आए इसलिए एक रिवॉल्विंग मटेरियल वहां बिठाया जाता है. यानी कि अंदर की जो हवा गर्म रहती है वो छत की ओर जाती है, छत की ओर जाती है, और जहां जो कुछ भी एक डक्ट वगैरह रखा जाता है वो डक्ट से बाहर जाती है, और बाहर जाते वक्त ऊपर जो कुछ भी फैन रहता है वो फैन रिवोल्यूशन करता है. और वो फैन क्यों बिठाया जाता है, तो फैन इसलिए बिठाया जाता है कोई पंछी हो, कोई पक्षी हो, वो अंदर न आए, इसलिए वहां वो रिवॉल्विंग बिठाया जाता है. और उसकी हेल्प करके बहुत जगह उसकी मदद लेके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं. और यानी कि उसी वो जो गोडाउन रहता है वो गोडाउन को लाइट यानी कि प्रकाशित करने के लिए, वहां प्रकाशमान करने के लिए उसी ही लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, उसी इलेक्ट्रिसिटी का वहां इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी अभी उसका इस्तेमाल हो रहा है. ओके, तो इस तरह से हमने पढ़ा है कन्वेक्शन. ओके, आगे का पॉइंट हम देख रहे हैं रेडिएशन. ये देखो रेडिएशन है, तो रेडिएशन ये एक ऐसी चीज है, वहां क्या होता है देखो, इट डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, देखो
radiation is the process in which heat is transferred from one body of higher temperature to the other body of lower temperature in the form of electromagnetic waves. In the form of electromagnetic waves. ये देखो, radiation is the process in which heat transfer from one body to another body. Radiation ये एक ऐसी प्रोसेस है, तो यहाँ हीट एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है. और बता रहा हूं, देखो, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू वन बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर, यानी कि जिसका टेम्परेचर जास्त है उसी बॉडी से लोअर टेम्परेचर रहने वाली बॉडी को हीट ट्रांसफर की जाती है. लेकिन हायर टेम्परेचर ऑफ अदर बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हीट एनर्जी वहां ट्रांसफर की जाती है, यानी कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे कम टेम्परेचर वाले बॉडी को यानी कि हीट ट्रांसफर की जाती है. एंड दैट इज द बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आपको मालूम है, आप अगर कहीं फायर के आसपास बैठे हैं, जैसे कि विंटर सीजन में हम बैठते हैं हीट करने के लिए, जहां कहीं फायर वगैरह रहता है, ज्याला आपण जाळ वगैरे म्हणतो, जाळ लावतो आपण हिवाळ्यामध्ये आणि जाळाच्या जवळ बसतो. पण जाळाच्या जवळ बसत असताना आपण त्या ठिकाणी असे हात करतो, है का नाही, असे हात करत असतो. कारण का येणारी हीट ही रेडिएशनच्या स्वरूपामध्ये, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या स्वरूपामध्ये आपल्या हातापर्यंत येत असते. त्यानंतर दुसरे एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. सूर्यापासून जी आपल्यापर्यंत जी एनर्जी येते, हीट एनर्जी येत असते, एवढी पृथ्वी सध्याला तापलेली आहे, एवढी तापलेली आहे, तर सूर्यापासून येणारी जी काही हीट आहे, तर दॅट हीट ऑल्सो comes up to you in the form of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्वरूप में ही हम तक हीट एनर्जी पहुंचती है. मीन्स इट डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, क्योंकि आपको पता है सूरज के आसपास कोई मटेरियल मीडियम है क्या, नहीं है, फिर भी वो हीट एनर्जी हम तक पहुंचती है. तो इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन मेथड की वजह से हम तक पहुंचती है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं. आगे का, रेडिएशन इज ओनली प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर दैट कैन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ मटेरियल मीडियम. विदाउट मटेरियल मीडियम मीन्स रेडिएशन के जरिए हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी कि रेडिएशन के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. इट डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर ट्रैवल द हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसे किसी ही माध्यम की जरूरत नहीं होती. ओके, आगे का पॉइंट क्या है? रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विथ वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसी वेलोसिटी से हीट एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाती है. ओके, मैं आपको ये एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता था. एक छोटी सी एग्जाम्पल स्टोरी में आपको बताने वाला हूं. मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक मैं एग्जाम्पल आपको बीरबल और अकबर का एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला था. तो क्या है, देखो, बीरबल की खिचड़ी आपको मालूम है, बीरबल की खिचड़ी. ओके, बीरबल की खिचड़ी. तो बीरबल की खिचड़ी में एक ऐसा था. ओके, समझ में आया. मैं ये तो स्टोरी आपको बताने वाला था लेकिन मैं ही भूल गया था. ओके, तो क्या है कि बीरबल क्या कहते हैं कि अकबर क्या कहते हैं कि एक पानी रहता है, तालाब का पानी रहता है. तो इतने ठंडे तालाब में रात भर उसी ठंडे पानी में वो कौन खड़ा होगा, म्हणजे त्या थंड पाण्यामध्ये, त्या तलावामध्ये रात्रभर कोण राहील अशी तो स्पर्धा लावतो. आणि मग एक जण डेअरिंग करतो आणि जो अकबराने जे काही चॅलेंज दिलेलं असतं तो चॅलेंज एक जण स्वीकारतो आणि म्हणतो हो मी तळ्यामध्ये थांबेन. आणि तो जातो आणि रात्रभर त्या तळ्यामध्ये तो थांबत असतो. पण तो रात्रभर तळ्यामध्ये थांबलाय की नाही हे पाहण्यासाठी बरेच जण तलावाच्या बाजूला रात्रभर जाळ लावून तापत बसलेले असतात. थंडीचा दिवस असतो, सगळ्यांना थंडी वाजत असते आणि तलावामध्ये उभे राहिलेला व्यक्ती तलावातल्या त्या पाण्यामध्ये तो बिंदास कुडकुडत उभा राहत होतो. खूप थंडी वाजते त्याला. आणि तलावाच्या किनाऱ्यावर असणारा जो व्यक्ती असतो, किनाऱ्यावर असणारे व्यक्ती, बरेच व्यक्ती त्याला पहारा देण्यासाठी तिथं जाळ लावून थांबतात. सकाळ होते, सकाळ उजडते आणि नंतर मग बिरबलाचा, अकबराचा दरबार भरतो.
अकबराच्या दरबारामध्ये हा शर्यत जिंकलेला व्यक्ती सुद्धा तिथं जातो. अकबर सभा भरवतात, बिरबल बाजूला उभा असतो आणि तेवढ्यामध्ये म्हणतो की याने शर्यत जिंकली. पण अकबर त्या ठिकाणी थोडासा रडका डाव खेळत असतो, रडीचा डाव तो खेळतो. आणि रडीचा डाव खेळतो म्हणजे तो काय म्हणतो, असं तर शक्यच नाही, त्याला उष्णतेचा त्याने आधार घेतलेला आहे, रात्रभर त्याने उष्णतेचा आधार घेतला तेव्हाच तो त्या तलावामध्ये रात्रभर राहू शकला, आहे की नाही. मग तो म्हणतो, लोक म्हणतात असं कसं शक्य, असं कसं, तरी तर पाण्यामध्ये होता, तिथं कसल्याच पद्धतीचे तापमान नव्हतं, कसलं नव्हतं, थंड होतं, पूर्ण प्रचंड थंडीमध्ये तो व्यक्ती उभा होता असं म्हणतात. पण तरी अकबर त्यावेळेस काय म्हणत असतो की हे चुकीचं आहे. तलावाच्या किनाऱ्यावर बसलेले जे व्यक्ती असतात ते जाळावून बसलेले होते आणि त्याची जी हीट होती ती हीट त्या तलावामध्ये बसलेल्या व्यक्तीपर्यंत हीट पोहोचली. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज कंडक्शन मेथड. त्यावेळेस बिरबल वापरतो. बिरबल म्हणजे एवढी बुद्धी बिरबलाने लावली की रेडिएशन मेथडने हीट तिथपर्यंत त्याच्यापर्यंत पोहोचली असं बिरबल त्यावेळेस म्हणतो, अकबर म्हणतो. पण हे ऐकत असतो बिरबल आणि बिरबलाला ते पटत नाही, आणि दुसऱ्या दिवशी लगेच काय करतो की अकबराची खोड मोडण्यासाठी बिरबल आपल्या घरी थांबलेला असतो आणि एक अर्जंट असं फरमान पाठवलं जातं. दुसऱ्या दिवशी लागली बिरबलाला बोलवण्यासाठी अकबर फरमान सोडतो आणि बिरबलाला बोलवून घ्या म्हणतो. बोलून घ्या म्हटल्याच्या नंतर बिरबल काय करतो, घरामध्ये थांबतो, घरी थांबतो आणि घरी थांबल्याच्या नंतर लोक त्याला बोलवायला जातात त्याला. आणि बोलवला गेल्याच्या नंतर तो पहिल्याला सांगत असतो की ज्यावेळेस तो एक बिरबलाकडे येतो आणि त्याला म्हणतो तुम्हाला अकबरांनी बोलवलंय, त्यावेळेस त्या बिरबल त्याला सांगत असतो की माझं थोडंसं खिचडी शिजवणं चालू आहे, एवढी खिचडी शिजवली की मी त्या ठिकाणी येईल. तो जो काही मेसेज देणारा असतो तिथे जातो, पुन्हा वाट पाहतो, पुन्हा अकबर त्याला पाठवतो, आणखी त्याला घेऊन ये म्हणतो. त्यावेळेस तो बी बिरबल आणखी सांगतो की मी खिचडी शिजवतोय. तर बिरबल काय करत असतो, एक 3 लाकडाचं एक तिवई तयार करतो आणि उंच अशा ठिकाणी एक मडकं बांधतो आणि त्या मडक्यामध्ये तांदूळ टाकतो आणि बुडाला तो जाळ लावत असतो, खाली एकदम बुडाला. आणि मग सकाळपासून 2-3 मेसेज झाल्यानंतर पुन्हा अकबर स्वतः येतो आणि हा कसल्या प्रकारची खिचडी शिजवतोय, मी सकाळपासून याला बोलवतो तरी हा येत नाही, मग हा कोणत्या प्रकारची खिचडी शिजवतोय हे पाहण्यासाठी स्वतः अकबर जातो. आणि तिथं पाहतो तर काय उंच असं भांडं बांधलेलं आहे आणि बुडाला छोटासा जाळ लावलेला आहे. त्यावेळेस अकबराला राग येतो आणि अकबर मोठ्याने ओरडतो, मूर्ख, गद्या, गाढवा, डुकरा, तुला एवढं कळत नाही, एवढी उंच पातेलं बांधल्याच्या नंतर एवढं उंच भांडं बांधलं असेल आणि बुडाला एवढा जर छोटासा जाळ असेल तर ती खिचडी कशी शिजेल. त्यावेळेस बिरबल म्हणत असतो, जर राजाधिराज महाराजा जर तलावामध्ये उभा राहिलेला व्यक्ती जर तलावाच्या किनाऱ्यावरची उष्णता त्याच्यापर्यंत जर पोहोचत असेल तर मी इथं खाली दिलेली उष्णता त्या पातेल्यापर्यंत का पोहोचणार नाही, आणि जेव्हा पातेल्यापर्यंत पोहोचून ती खिचडी शिजेल तेव्हाच मी दरबारामध्ये येईल. त्यावेळेस अकबराला त्यांची चूक लक्षात येते आणि तिथं तो अकबर स्वतःची हार पत्करतो. ओके, तर हे सांगायचं काय होतं मला, दिस इज दी रेडिएशन, म्हणजे रेडिएशनचं उदाहरण सांगायचं होतं मला. म्हणजे समुद्रात एकदम तलावाच्या किनाऱ्यावर असणारा व्यक्ती तिथून तिथपर्यंत हीट पोहोचली, पण ते दॅट इज पॉसिबल, शक्य नाही. पण सूर्यापासून आपल्यापर्यंत जी हीट येत असते दॅट इज इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन अँड दॅट डझंट रिक्वायर एनी टाईप ऑफ मटेरियल मीडियम फॉर ट्रॅव्हल द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, आता पुढचा पॉईंट काय यामध्ये हीट तुम्हाला एक्झाम्पल सगळ्यांच्या लक्षात आला असेल. आवडलं का सगळ्यांना एक्झाम्पल? ओके, आता उसके बाद क्या करो, द रेडिएशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर एक्सेप्ट एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. ओके, और एक बार दिखा रहा हूं, द रेडिएशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर पे रेडिएशन हो जाता है, टेम्परेचर एक्सेप्ट एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बजाय इधर टेम्परेचर पे वो ट्रैवल कर देती है. ओके, इसके बाद इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड बट कैन बी मिनिमाइज्ड, यानी कि रेडिएशन से जो कुछ भी हीट का लॉस होता है वो लॉस हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं.
यानी कि उसका जो रेडिएशन का जो लॉस है तो 100% हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन उसे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है देखो, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय बोलोमीटर, रेडियो माइक्रोमीटर, यानी कि इसकी मेजरमेंट करने के लिए बोलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपने अभी तक 9th वगैरह 9th 10th में अगर यह पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा, बोलोमीटर और रेडियो माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट का। उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, तो वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं। ओके, इसके बाद है देखो, हीट एनर्जी प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हीट एनर्जी प्रोपेगेटेड बोले तो एक जगह से दूसरे जगह जाती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी मैंने बताया द रेडिएंट एनर्जी और रेडिएंट हीट, दैट इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी और रेडिएंट हीट, हम इसे कहते हैं। ओके, तो आगे का पॉइंट क्या है, देखो थर्मल रेडिएशन के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया, एक पढ़ाया कंडक्शन, उसके बाद पढ़ाया कन्वेक्शन, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया रेडिएशन। कंडक्शन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, कन्वेक्शन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, और वो खाली सॉलिड में ये फेनोमेनन आपको देखने को मिलता है। कन्वेक्शन में क्या है, मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन मटेरियल मीडियम का पार्टिकल डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हीट लेके जाते हैं, उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। लेकिन रेडिएशन के बारे में अगर हम सोचते हैं, देखते हैं, तो देयर इज नो एनी मटेरियल मीडियम की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ओके, इसके बाद देखते हैं थर्मल रेडिएशन। ओके, क्या है थर्मल रेडिएशन, तो देखो द एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। और एक बार देखो, द एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी, समझो आप किसी को ताप आई है, यानी कि आपके टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, आपको सर्दी वगैरह हुई हो, और उस वक्त आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि आपके क्लोथ को भी आप अगर हाथ लगाता है दूसरा कोई पर्सन, तो उसे गर्म लगता है, दैट इज कॉल्ड एज रेडिएटेड हीट। यानी कि किसी ही बॉडी से अगर हीट निकलती है तो उसे हम कहते हैं रेडिएटेड हीट। अगर कोई बर्तन गर्म है और गर्म हुए वाले बर्तन के आसपास अगर आपका हाथ ऐसा ले जाते हैं, तो बर्तन को हाथ लगाए बगैर ही आपको गर्म लगता है, उसे कहते हैं थर्मल रेडिएशन। ओके, देखो द एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। उसके बाद थर्मल रेडिएशंस आर मोस्टली लाइंग इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में यही इसी चैप्टर में मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। ओके, उसके बाद द वेवलेंथ रेंज ऑफ थर्मल रेडिएशन की रेंज कितनी है, तो दैट वन इज 7700 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम, इस तरह से। ओके, इसी तरह 4 × 10⁶ एंगस्ट्रॉम, इतनी रेंज है इसकी। और द थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सोर्स एंड टाइम इन एडिशन टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। टाइम इन टेम्परेचर यानी कि बॉडी के ऊपर डिपेंड है। रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सोर्स एंड टाइम इन एडिशन टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी को टेम्परेचर कितना टाइम दिया गया और उसका नेचर क्या है, इसी तरह से उसका रेडिएशन भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों बच्चों, इस तरह से मैंने आपको इसी वीडियो में कंडक्शन, कन्वेक्शन वगैरह मैंने बताया है। आगे भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखो, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आज लाइव सेशन के लिए रेडी है। वो कौन कौन है, मैं उनका थोड़ा सा नाम लेना चाहता हूं कि कौन कौन डेली है, मैं आज चेक करना चाहता हूं। अजिंक्य पाटिल है, राजेंद्र रुईकर है, ऋषिकेश लोहार है, रूपाली शिंदे है, वैभव थिटे, जयश्री होनराव। ओके, वरचं पाणी गरम असणार, व्हेरी गुड, टॉप का आंसर दिया इन बच्चों ने। ऋतुजा अमरे है, संतोष निटूरे, बालाजी माणे, राजेंद्र रुईकर, सूरज यादव, माधुरी खाबड़े, विजय देवकर, माधुरी खाबड़े, ओके,
खाबड़े, इन लोगों ने आंसर दिया अपर पार्क टॉप वगैरह करते। संतोष नेठे, राजेंद्र रुईकर, गजानन अठवले, रूपाली शिंदे, बालाजी माने, सूरज यादव, साक्षी सुपारे, ऋतुजा अमरे, ऋषिकेश लोहार, वैभव थिटे, संतोष निटुरे, श्रेया पाटिल, पप्पू महादेवी। ओके, सबका नाम लेने वाला हूं मैं, सबका। आरोही पाटिल, पाटिल भार्गव, माधुरी भदाड़े, खाबड़े। ओके ओके, इन लोगों ने दिया है उत्तर, आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है अपर एरिया का, अपर पार्ट जो बर्तन रहता है, बर्तन का अपर पानी जो रहता है वो गर्म रहता है। उसके बाद ऑन द टॉप अपर साइड, ओके, माधुरी पाटिल भार्गव, ओके, माधुरी काबड़े, सूरज यादव, सूरज। उसके बाद है देखो बालाजी माने कंडक्शन, सूरज यादव, जयश्री होनराव, आरोही पाटिल, राम घोड़के। ओके, उसके बाद कौन है, विजय गुंजल, आरोही पाटिल, विजय गुंजल, राम घोड़के। सब कमेंट करो, मुझे पता चले कि कौन कौन है, कौन कौन डेली आ रहा है। जयश्री होनराव, ओके। उसके बाद है श्रुति सालगावकर, माधुरी काबड़े, ऋतुजा अमरे, ओके। उसके बाद कौन है, आरोही, काय म्हणत आहे ते मला नाही समजले रे, ओके। कमेंट करू नका, पर्सनली कमेंट करू नका। विजय गुंजल, जयश्री डोंट चैट, ओके, थैंक यू। चैट मत करो, अगर कोई चैट कर रहा है तो उसे चैट करने से रोको। ओमकार नरेवाड़, ओके। वैभव थिटे, टॉप के, रूम का सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया था मैंने। रूम का अपर हिस्सा गर्म रहता है, ओके। डोंट ईच अदर फ्रेंड्स, ओके। डोंट चैट हियर, फोकस ऑन लेक्चर, वेरी गुड, धन्यवाद। ओमकार नरेवाड़, रविराज चौहान, राजेंद्र रुईकर। उसके बाद कौन है देखो, आदित्य नेहटे, ऋतुजा अमरे। उसके बाद कौन आया, श्रेय पाटिल। कौन कौन है मैं देखना चाहता हूँ कि कौन डेली आ रहे हैं, डेली सुन रहे, डेली लेक्चर ले रहे। ऋतुजा अमरे, प्लीज लेक्चर लिसन केअरफुली, धन्यवाद ऋतुजा, धन्यवाद ऋतुजा। तुझ्या सिन्सिअरपणामुळे मला खूप आनंद वाटला की अशाच पद्धतीने तुम्ही विद्यार्थ्यांना सांगत चला, ओके। हाय गेज, प्लीज लिसन लेक्चर केयरफुली, ओके, धन्यवाद। उसके बाद है आरोही पाटिल, ओके। जो कुछ भी रिट्रैक्टेड किया है, जयश्री होनराव, लक्ष द्या म्हणजे कळेल, हाँ, वेरी गुड। आदित्य, गेज दोज हु वांट टू अटेंड द लेक्चर केयरफुली देन एग्जिट द लाइव द चैट ना। वेयर आर यू ओपनिंग दैट लाइव चैट? जरूरत ही नहीं बेटा, जरूरत ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अगर मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो उसका आंसर देने के लिए उसे ओपन करो। शंकर सुतार, कोणता चॅप्टर आहे? धन्यवाद मित्रा। तुझे पाये कुठे आहेत मला पाठवून दे, तुझ्या पायाच्या पाया पडायचे मला। चॅप्टर कोणता आहे? आरोही पाटील, ओके। चॅप्टर कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन हा चॅप्टर चालू आहे। त्यानंतर दुसरं कोण आहे? आता काय करू, काय करायचे कशाला, ओके। सुरेश भामरे, ओके। माधुरी खापडे, ओके। मग लेक्चर संपल्यावर रिप्लाय कर व्हिडिओ। काय करत चला तुम्हाला सांगतो, जर व्हिडिओ पाहत असताना एखादा कन्सेप्ट तुम्हाला समजला नाही, हे पहा घामाने मी ओला पीच झालेला आहे, इथं कूलर फॉ 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 चालू आहे तरी ते कूलर ऐकत नाहीये, मला पहिलेच अगोदर हीट होते, खूप गरमी आहे त्यामधून, ओके। तुम्हाला सांगतो चॅनलवर प्रथम जाऊन प्लेलिस्टमध्ये सुद्धा पुन्हा तुम्ही व्हिडिओज पाहू शकता। जर तुम्ही मोबाईलमध्ये तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये हा जर व्हिडिओ तुम्ही जर सेव्ह करून ठेवला तर तुमच्या मोबाईलची मेमरी खातो आणि मोबाईलची मेमरी खाल्ल्यामुळे तुमचा मोबाईलची स्पीड स्लो होते, म्हणून कसल्याच प्रकारचा व्हिडिओ तुम्हाला सेव्ह करायची आवश्यकता नाही। पुन्हा तुम्ही आपल्या चॅनलवर जाऊन प्लेलिस्टमध्ये जा, प्लेलिस्टमध्ये कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस असेल, रोटेशनल डायनामिक्स असेल, यांची प्लेलिस्ट बनवलेली आहे। त्या प्लेलिस्टवर क्लिक करा आणि प्लेलिस्टवर क्लिक करून तुम्ही तुमचा व्हिडिओ, जो कोणता व्हिडिओ पाहायचा आहे तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता, ओके। बालाजी माने, मोबाईलमध्ये सेव्ह करून ठेवत बसू नका, अन्यथा तुमच्या मोबाईलची स्पीड कमी होते आणि जेव्हा मी असा लाईव्ह येईल
तेव्हा मग ते बफरिंग करत बसतं, बटन दाबलं की चालू होत नाही, ओपन व्हायला वेळ लागतो, खूप प्रॉब्लेम करतो. म्हणून इंटरनल मेमरीमध्ये तो जात असतो, इंटरनल मेमरीमध्ये. आणि इंटरनल मेमरीमध्ये गेल्यानंतर तुमच्या मोबाईलचा प्रोसेसिंग व्यवस्थितरित्या होत नाही. त्यामुळं जेव्हा तुम्हाला पाहायचं आहे तेव्हा तुम्ही डायरेक्ट चॅनलवर जा आणि डायरेक्ट चॅनलवर जाऊन तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता. वी आर नॉट अंडरस्टँड इन इंग्लिश. ओके ओके. त्यानंतर डोंट चॅट. ओके. त्यानंतर आर्यन शिंदे. ओके ओके. पृथ्वीराज खोत. दुसरे कोण आहेत? सुरेश सर. क्या भाई तुम तो जेवण झालात का विचारतो. अरे असं काही चॅट करत जाऊ नका, असं दरिद्री चॅट करायचं नसतं, दलिंदरपणाचं चॅट करू नका, दलिंदर. ओके. बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसे दलिंदरों की. जेवण केलं का, खाना खाया क्या, बाथरूम में गया क्या, बाथरूम में कितना घंटा था, बाथरूम में क्या कर रहा था, मत पूछो यार एक दूसरे को ऐसा. कोणता चॅप्टर आहे? संकेत. त्यानंतर आर्यन शिंदे. ओके. उसके बाद है देखो महक मस्के कदाप नदाब. ओके. विष्णु बेद्रे, सुरेश पामरे, पूनम भोसगे, आर्यन मेश्राम, आर्या मेश्राम. सर सभी को बोलिए कि पढ़ते वक्त चैट ना करे प्लीज़. मैं वही बता रहा हूँ सबको, वही बता रहा हूँ. लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको मैं सबसे ज़्यादा अलग हूँ, मैं कुछ तो हूँ. और जो लड़के रहते हैं उनको ऐसा लगता होगा कि मैं चैट करने के बाद जो बच्ची, जो लड़की यहाँ देख रही है वो लड़की मुझे पट जाएगी, मेरा चैटिंग देखेगी, मुझे लाइक करेगी, मुझे पसंद करेगी. भाई ये ऑनलाइन है, कौन किसी को ऑनलाइन में किसी कोई भी लाइक नहीं करता, कोई भी लव नहीं करता. इसलिए उगे खामाखाम मगजमारी मत करो. अरे मित्रांनो, इथं चॅटिंग केल्यानं, वेगळं इम्प्रेशन दाखवल्यानं इथं कोणी पटत नसतं. इथं फक्त शिका, शिका फक्त. एवढं जे वर्ष आहे ना, तुम्ही एवढं जर वर्ष चांगल्या प्रकारचा अभ्यास केलात तर जे चॅटिंग करणारे आहेत ना, एक स्पेशल मारण्यासाठी चॅटिंग, हाय हॅलो गुड इव्हनिंग वगैरे करू शकता, मी आलो हे दाखवा फक्त मला. हाय करा, गुड इव्हनिंग करा, बस गुड इव्हनिंग तेवढं करा. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही पूर्ण लक्ष द्या. कारण का गुड इव्हनिंग हाय हॅलो जर केलात तर कोण कोण प्रेझेंट आहेत आणि कोणी कोणी व्हिडिओ पाहिला, कोणी कोणी अटेंडन्स लावलं, कोणी अटेंडन्स दिली हे आहे. फक्त तुम्ही व्हिडिओला आल्यानंतर एक मात्र करत चला, हाय हॅलो करा किंवा गुड इव्हनिंग करा, गुड नाईट करा, गुड मॉर्निंग करा, जे काय करायचे ते करा त्या त्या वेळेनुसार. पण एक मेसेज मात्र तिथं टाकत चला. आणि तुमची काही शंका असेल तर ती शंका मात्र तिथे कॉमेंट करत जा. म्हणजे नंतर मी चॅट पाहत असतो कोण काय काय चॅट केलंय ते. ओके. आणि चॅटवरून समजतं, बऱ्याच जणांच्या चॅटून समजत असतं की त्याच्या घरची संस्कृती काय आहे, त्याच्या घरची संस्कृती काय आहे, तो कोणत्या परिस्थितीचा व्यक्ती आहे किंवा तो कोण विद्यार्थी, कोण कसा आहे, हे सर्व त्यावरून समजत असतं. म्हणून सुशील घराण्यातला, सुशिक्षित घराण्यातल्या व्यक्तीसारखं चॅट करत चला. ओके. आणि इथं कोणी चॅटिंग करून पोरगी फिरगी पटवायच्या नादाला लागू नका. इथं कोणी पोरगी पटत नसते. ओके ओके. त्यानंतर पुढं ओके. तर अशा स्वरूपामध्ये सर्वांशी मी थोडंसं बोललेलं आहे. तर उद्या संध्याकाळी 7 वाजता आपण संडे लाईव्ह सेशन घेणार आहोत. संडे लाईव्ह सेशन. तर उद्याला आणखीन काही इन्स्ट्रक्शन्स वगैरे मी तुम्हाला देणार आहे. तर संडे लाईव्ह सेशनला आपण सर्वजण उपस्थित राहू शकता, सर्वांनी उपस्थित राहायचं आहे. तर आजच्यासाठी आज आपण इथे थांबूया. डेली टाइम हा 8:30 वाजता ठेवा. डेली टाइम 8:15 टाइम ठेवा, 8:15 PM डेली. थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट मिलेगा और मटेरियल बनाना वगैरह टाइम लगता है मेरे को डेली. लेकिन कल शाम को, कल संडे है ना, तो संडे 7 PM संडे का हम ले रहे हैं कल. ये देखो इस तरह से संडे लाइव डिस्कशन, कुछ इंस्ट्रक्शन, वो है 7 PM और दूसरे क्लास नहीं होंगे. संडे के दिन छुट्टी रहेंगी. तुम्ही खरं बोलता सर. अरे मी खरं बोलतो, खरंच बोलतो.
पूर्वीपासून वास्तव बोलतो, सत्य बोलतो, कोणाला राग आला तरीही बोलून टाकतो, नाही राग आला तरीही बोलून टाकतो आणि बोलल्याच्या नंतर कोणाला किती राग आला याचा सुद्धा मी विचार करत नाही, कारण का तेवढा विचार करत बसायला मला वेळच नाही आणि सर्व तुम्हासाठी आहे. ओके, बाकी लेक्चर बाकी लेक्चर उद्या होणार नाहीत, कोणतेच लेक्चर नाही. उद्या संडे आहे, संडेला मला पूर्ण प्लॅनिंग करावं लागतं, व्हिडिओज वगैरे सर्व नियोजन ठेवावं लागतं, कुठली हेडिंग, कोणता चॅप्टर घ्यायचा, कोणतं बाकी आहे, काय 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 डेली लाईफमध्ये घरी बायकोला वेळ द्यावा लागतो, मुलांना वेळ द्यावा लागतो, लेकरांना वेळ द्यावा लागतो, आईवडिलांना वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळं संडेच्या दिवशी मात्र इथून पुढं संडेला सुट्टीच राहील एवढं मात्र लक्षात ठेवा. ओके, आणि चॅटिंग फक्त गुड इव्हनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाईट वगैरे एवढंच करायचं. आल्याबरोबर एक मेसेज करा आणि जाताना सुद्धा एक मेसेज करा, परंतु चॅटिंग मधामध्ये करू नका. चॅटिंग जेवलास का, संडास केलास का, कुठे गेला होतास, किती मार खाल्लास, पोलिसांनी किती मारा दिला, बापाने किती लाता घातल्या, आईनं उलटण्यानं किती मारलं, बेलण्यानं किती मारलं, हे असलं नाही विचारायचं. ही जागा नाही, ही जागा अभ्यासासाठीची जागा आहे. तुमच्या घरची संस्कृती इथं दाखवू नका. ओके, बरेच जण घरची संस्कृती इथं दाखवतात, आलतू फालतू चॅटिंग करतात. आणि जर कोणी बरेच जण कोणी एखादं म्हणत असतं, काय म्हणत असतं, तुमची टीचिंग मला आवडली नाही, म्हणतच असतात. एवढे विद्यार्थी आहेत, एखाद्याला आवडतच नसते, म्हणत असतात, त्याचा काही विचार नसतो. तो जे माझी ज्यांना टीचिंग आवडते हे बिचारे किती वेळापासून आहेत, मी जनरल इन्स्ट्रक्शन देतोय तरीही आहेत. तर उद्या संध्याकाळी 7 वाजता सर्वांनी भेटूया. थांबूया का मग आपण? ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सो जाओ मस्त आराम से. अब खाना खाओ और आराम से सो जाओ और सुबह सुबह 5 या 4 बजे उठ के स्टडी को शुरू करो. लेकिन कंटिन्यू 6 घंटा नींद लेना बहुत सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है. ओके, चलो बाय बाय बच्चों, बाय बाय स्टूडेंट, बाय बाय पेरेंट्स, सबको मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट.